चंदनपुर से लगकर एक खेड़ा गांव था जो बहुत ही सुनसान रहता था। एक दफा 4 दोस्त पूजा, अशोक, विनोद और प्रियंका कहीं घूमने निकले तो रात करीब 11 बजे उनकी गाड़ी खेड़ा गांव में अचानक बंद हो गई। अरे यार, ये गाड़ी को क्या हो गया? अब पहले ही इतना सुनसान इलाका है, ऊपर से रात के 11 बज रहे हैं। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अरे इतना रोमांटिक मौसम है, ऊपर से आसपास कोई है भी नहीं। क्या बोलती हो पूजा? तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और क्या करना है वो सोचो। काफी रात हो गई है और बारिश भी होने वाली है। यहीं उतरना पड़ेगा हमें, और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इंजन बहुत गर्म हो गया है और उसे ठंडा होने में 2 से 3 घंटे लगेंगे, तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। क्या आज रात यहीं गुजारनी पड़ेगी इस सुनसान गांव में? हाँ प्रियंका, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है कि हम किसी को बुला सके अपनी मदद के लिए। हम लोग उतर कर देखते हैं, हो सकता है कहीं कोई मिल जाए मदद के लिए। चारों दोस्त गाड़ी से उतरकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं कि शायद कोई मिल जाए जिससे मदद ली जा सके। कुछ दूर चल के उन्हें कुछ झोपड़ियां नजर आती हैं। मुझे वहाँ कुछ घर नजर आ रहा है, वहाँ चलकर देखना चाहिए, शायद कोई मदद मिल सके। चारों दोस्त एक झोपड़ी के पास पहुँचते हैं और झोपड़ी के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। क्योंकि झोपड़ी में और उसके आसपास घना अंधेरा होता है, उन्हें ठीक से कुछ नजर नहीं आता। अचानक उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज सुनकर सब चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। वो देखते हैं कि सामने एक बहुत ही भयानक शक्ल का आदमी, जिसका आधा चेहरा जला हुआ है और आंखें खून से लाल है, एक बड़ी सी चादर ओढ़े खड़ा और उन्हें घूर रहा है। तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल इतनी भयानक क्यों है? अशोक उसकी बात काटते हुए कहता है, हम लोग की गाड़ी का इंजन काफी गर्म हो गया है, क्या यहाँ पर आसपास कोई मैकेनिक मिल सकता है? यहाँ कुछ नहीं मिल सकता सिवाय मौत के। तुम लोग अभी लौट जाओ वरना मारे जाओगे, इससे पहले के बहुत देर हो जाए। लौट जाओ। ये कहकर वो आदमी कुछ दूर चला जाता है और फिर गायब हो जाता है। तीनों दोस्त उस आदमी की ये बात सुनकर डर जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी विनोद हंसने लगता है और कहता है, अरे यार, ये सब हमें यहाँ से भगाने की साजिश है। भला हमें कोई क्यों मारेगा? तुम लोग इसकी बातों पे ध्यान मत दो, चलो हम लोग किसी और से मदद मांगते हैं। फिर वो चारों दूसरी झोपड़ी में झांकते हैं, अंदर कोई नहीं होता। अशोक सबको इशारा करता है और चारों अंदर बैठ जाते हैं। पता नहीं ये किसका घर है, सब सामान मौजूद है यहाँ, बस घर वाले ही नहीं है। तभी पूजा की नजर पास के रखे एक घड़े पर जाती है जो पानी से भरा है और ताजा है। इस घड़े में देखो, पानी पूरा भरा हुआ है और बिल्कुल ठंडा है, और मुझे तो बहुत कस के प्यास लग रही है। मेरे ख्याल से मुझे ये पानी पी लेना चाहिए। आप लोग क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल, बल्कि प्यासे तो हम भी है, हमें भी पिलाओ पानी। सब लोग जी भरकर पानी पी लेते हैं और पानी पीकर उन्हें नींद आ जाती है। करीब आधी रात प्रियंका की आंख खुलती है तो वो देखती है बाहर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। वो बाहर निकलती है और देखती है कि वो लोग कुछ अजीब भयानक शक्ल के हैं। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और घर की तरफ पलटती है। जैसे ही वो पलटती है, कोई उसे पीछे से खींच लेता है। वो एक जोरदार चीख मारती है। उसकी चीख से अशोक की आंख खुलती है। वो देखता है कि प्रियंका कमरे में मौजूद नहीं है। वो उसे आवाज देने लगता है, प्रियंका, प्रियंका, कहाँ हो तुम प्रियंका? अशोक आवाज लगाता हुआ बाहर निकल जाता है तो उसे भी कुछ लोग घूमते हुए नजर आते हैं जो अजीब होते हैं। उन्हीं में से एक प्रियंका भी होती है जिसकी शक्ल अब भयानक हो चुकी थी। अशोक उसके पीछे जाता है और उसे आवाज देता है, प्रियंका सुनो। प्रियंका, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? क्या हुआ है तुम्हें?
तुम पलट कर क्यों नहीं देख रही? उसकी बातें सुनकर प्रियंका पलटती है। उसकी शक्ल बहुत भयानक होती है। वो एक चुड़ैल बन चुकी है। वो अशोक से कहती है, चले जाओ वरना मारे जाओगे, चले जाओ इससे पहले देर हो जाए। उसकी शक्ल देखकर अशोक डर जाता है और भागने लगता है। तभी उसे सब घेर लेते हैं और नोच नोच कर खा लेते हैं। अशोक की चीख सुनकर पूजा और विनोद की आंखें खुलती है। वो घबराकर उठते हैं तो देखते हैं कि सारे गांव वाले उनके पास खड़े हैं, वो भी एकदम भयानक रूप में, जिसमें अशोक और प्रियंका भी शामिल है। विनोद और पूजा उन दोनों से कहता है, क्या हुआ तुम लोगों को? और ये भयानक लोग कौन हैं? और तुम लोग भी इनके जैसे क्यों दिख रहे हो? तब अशोक और प्रियंका अपनी भयानक आवाज में कहते हैं, हम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमने गलती की। ये गांव इनका है और यहाँ किसी का भी अमल दखल इन लोगों को पसंद नहीं। और अब हम भी इसी गांव का हिस्सा है, इसीलिए तुम दोनों को भी मरना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें जाने दो। हमारा भी क्या कसूर था? हम लोगों को रातों रात जिंदा जलाकर मार दिया ताकि इस गांव में बिल्डिंग्स और मॉल बन सके। तब से इस गांव में हमारी आत्मा भटक रही है और हमने किसी को यहाँ आने या रहने नहीं दिया। ये गांव सिर्फ हमारा है और तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हें भी मरना होगा। ये कहकर सारे गांव वाले अशोक और प्रियंका भी मिलकर विनोद और पूजा को नोचने लगते हैं। पूजा उनसे जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, पर वो जैसे ही भागकर गाड़ी में बैठती है, वैसे ही गाड़ी के सामने सारे गांव वाले जमा हो जाते हैं। वो गाड़ी तेजी से भगाकर सबको उड़ाती जाती है। गांव के आखिरी सिरे पर उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और जैसे ही गाड़ी टक्कर खाकर बंद होती है, तो देखती है कि उसके कार के पिछली सीट पे उसी के दोस्त विनोद, प्रियंका और अशोक बैठे हैं एक भयानक रूप में, और वो उसे देखकर कहते हैं, पूजा तुम्हें भी मरना होगा। पूजा कार से उतरकर बाहर खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। पूजा आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा विनोद हूँ। नहीं प्लीज, मुझे जाने दो। वो लोग धीरे धीरे उसके करीब बढ़ते हैं और फिर उसे नोच नोच के मार देते हैं। सेक्रेटरी का इंतकाम। ये कहानी है सुनीता की। उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। वो जॉब ढूंढ रही थी। बहुत सी जगह वो इंटरव्यू देती है, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं लगी। फिर उसे एक दिन कॉल आता है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या आप सुनीता जी बोल रहे हो? यस मॉर्निंग। हाँ, मैं सुनीता हूँ। आप कौन? आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था मैम। आपको हमारे यहाँ कल इंटरव्यू के लिए आना होगा। आपका नाम लिस्ट में आया है। हाँ ठीक है, बट आपकी कंपनी का नाम क्या है? जी मैम, हमारी कंपनी का नाम है राहुल इंटरप्राइजेस। आपने पर्सनल सेक्रेटरी के लिए अप्लाई किया था ना? कल सुबह 10 बजे आप आ जाना। जी ठीक है, मैं आ जाऊंगी। सुनीता बहुत खुश थी कि इतनी बड़ी कंपनी से उसे कॉल आया है। वो अपनी माँ को जाकर सब बताती है। माँ, एक गुड न्यूज है। मुझे जॉब के लिए कॉल आया था, वो भी पता है कौन सी कंपनी से, राहुल इंटरप्राइजेस। वाओ माँ, आई एम सो एक्साइटेड। कल मुझे वो लोग ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। भगवान का शुक्र है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सुनीता बहुत ही खुश थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी बड़ी कंपनी से ऑफर आएगा। दरअसल सुनीता देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अगले दिन की सुबह वो इंटरव्यू के लिए जाती है और ऑफिस में जाकर बोलती है, हेलो, आई एम सुनीता। आज मेरा इंटरव्यू था राहुल सर के पास 10 बजे। यस मैम, प्लीज सिट। सर थोड़ा बिजी है, अभी 10 मिनट में आपको बुलाएंगे। सुनीता वेट करने लगती है। फिर उसे 10 मिनट के बाद अंदर बुलाते हैं राहुल के केबिन में। जैसे ही वो केबिन में जाती है, राहुल उसे देखते ही रह जाता है।
सुनीता 2-3 बार सर सर बोलती है। फिर वो सुनीता को बैठने के लिए बोलता है। यस यस प्लीज सिट। तो आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, गुड। आपको कोई एक्सपीरियंस है इस जॉब के लिए? सर, मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि मैं किसी भी काम की शिकायत नहीं आने दूंगी। वेल, देखते हैं। आप गुड लुकिंग हैं और हमारी कंपनी में आप जैसी लड़की की ही जरूरत है। ठीक है सुनीता, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। अंकुर तुम्हें सारा काम समझा देगा, डोंट वरी। सुनीता बहुत खुश हो जाती है। वो खुशी खुशी घर आती है और अपनी माँ को बताती है। माँ, मुझे जॉब मिल गई है, कल से मुझे ज्वाइन करने का बोला है। बेटी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारे पापा भी बीमार होने की वजह से कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। अब सारी परेशानी खत्म हो जाएगी बेटी। हाँ माँ, अब आप किसी भी चीज की फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। पापा का भी अच्छी जगह पर इलाज करवाऊंगी। पापा भी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सुनीता और उसकी माँ दोनों ही खुश थे। पिछले 1 साल से सुनीता के पापा बीमार थे। उनके अलावा घर में और कोई भी नहीं था कमाने वाला। सुनीता एक ही बेटी थी उनकी। सुनीता की माँ इस बात से निश्चित हो जाती है कि अब उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सुनीता अगले ही दिन सुबह ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है। वो ऑफिस पहुंचती है। अंकुर उसे सब काम समझाता है। 1 हफ्ता गुजर जाता है। सुनीता अच्छे से सब काम कर रही थी। एक दिन राहुल उससे बोलता है। सुनीता, कल हमें एक मीटिंग के लिए काम से बैंगलोर जाना होगा। तुम सीधे मुझे एयरपोर्ट पे मिलना। सर सॉरी, बट मैं आपके साथ बेंगलोर नहीं आ सकती। मेरी माँ मुझे इतना दूर नहीं जाने देंगी। मेरे पापा की भी तबीयत खराब है। मैं बॉस हूँ तुम्हारा और पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब जानती हो ना। तुम्हें हर जगह मेरे साथ होना होगा और अगर नहीं आ सकती तो कल से ऑफिस मत आना। सुनीता के लिए ये जॉब बहुत ही ज़रूरी थी। वो अपनी माँ को कॉल करती है और बोलती है। हेलो माँ, सर के साथ मुझे आज बेंगलोर जाना होगा। नहीं बेटी, तुम इतनी दूर मत जाना, वो भी किसी दूसरे शहर में। माँ, अगर मैं साथ में नहीं जाऊंगी तो उन्होंने कहा है कि कल से ऑफिस मत आना। माँ, आप समझो, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगी। एक ही दिन की तो बात है। ठीक है बेटी, लेकिन संभल कर जाना। राहुल और सुनीता दोनों ही बेंगलोर जाते हैं। वहाँ अपना काम खत्म करते हैं और दूसरे ही दिन रिटर्न आ जाते हैं। राहुल की नीयत सुनीता पर खराब होने लगी थी। एक दिन वो उसे ऑफिस में देर रात तक रुकाता है। सारा स्टाफ जा चुका होता है। सुनीता राहुल से बोलती है। सर, बहुत रात हो गई है, काम भी खत्म हो गया है, सारा स्टाफ भी जा चुका है। माँ चिंता कर रही होगी। सर, मैं जाऊँ घर? राहुल बहुत ही ड्रिंक किया हुआ था। वो सुनीता के पास जाता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। उसने सुनीता का वीक पॉइंट पकड़ लिया था कि उसे जॉब की बहुत ही ज़रूरत है। सुनीता राहुल को चिल्लाती है। सर, ये क्या बदतमीजी है? आप होश में नहीं हैं, मैं जा रही हूँ घर। राहुल सुनीता का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सर प्लीज मुझे जाने दो, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। सुनीता बहुत ही रोती है, चिल्लाती है मदद के लिए, लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। राहुल उसका बलात्कार कर देता है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वही ऑफिस की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। अगले दिन की सुबह ऑफिस के पास सुनीता की बॉडी पड़ी हुई मिलती है। राहुल के पास बहुत ही पैसे होने की वजह से वो केस को दबा देता है। पुलिस सुनीता की माँ को बोलती है। आपका नाम शिवानी है? सुनीता आपकी बेटी है ना? उसका कल रात को एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। आप ये क्या बोल रहे हैं साहब? मेरी बेटी तो कल ऑफिस में थी, उसे काम के लिए देर रात तक ऑफिस में ही रुकाया गया था। फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ साहब? मेरी बेटी कहाँ है? उसे हॉस्पिटल में भेज दिया गया है, वहाँ जाके उसकी बॉडी ले लेना 2 घंटे बाद। सुनीता की माँ बहुत ही रोती है। सुनीता की आत्मा सब देख रही होती है।
वो कुछ नहीं कर पा रही थी। सुनीता के मौत के बाद अब राहुल एक दूसरी लड़की को इंटरव्यू के लिए बुलाता है। राहुल ने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की हुई थी। सुनीता की आत्मा ऑफिस में ही थी। राहुल ने जिस लड़की को इंटरव्यू के लिए बुलाया था उसे अंदर केबिन में आने को बोलता है। वो लड़की जैसे ही केबिन में जाती है, सुनीता की आत्मा उसके अंदर घुस जाती है। प्लीज सिट। नाम क्या है तुम्हारा? राहुल के नाम पूछते ही सुनीता उसे जवाब देती है, तेरी मौत। तुझे बहुत शौक है ना लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलने का, अब खेल। कौन हो तुम? सिक्योरिटी अंकुर। राहुल बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और सबको आवाज देने लगता है। उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती है। वो जैसे ही भागने की कोशिश करता है, सुनीता उसे पकड़ लेती है और बोलती है, कहाँ भागेगा, भाग कर दिखा, चिल्ला, और जोर से चिल्ला, बुला तेरी मदद के लिए यहाँ सबको। सुनीता उसे उठाकर पटकने लगती है। सारा स्टाफ जमा हो जाता है। सब बाहर खड़े होकर देखने लगते हैं। सुनीता उसे केबिन से बाहर फेंकती है और सबको बताती है कि कल उसके साथ राहुल ने क्या किया था। इसने कल रात को मेरा बलात्कार किया था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने सुसाइड कर लिया, लेकिन इसने मेरी मौत को एक्सीडेंट बताकर बात को वहीं दबा दिया। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। सुनीता राहुल को वही खिड़की के पास खींचते हुए लेकर जाती है जहां से कूदकर उसने अपनी जान दी थी। वो राहुल को भी वहीं से फेंक देती है। राहुल गिरकर मर जाता है। सुनीता का बदला पूरा हो जाता है। उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और बाकी की लड़कियों की जिंदगी खराब होने से बच जाती है।